नमस्ते। आज हम एक ऐसे एक्शन पैक्ड सर्वाइवल थ्रिलर का विश्लेषण करने वाले हैं जो शुरू तो होती है एक आम कमर्शियल फ्लाइट से, लेकिन देखते ही देखते एक मौत के खेल में बदल जाती है। आज हम प्लेन नाम के इस जबरदस्त सिनेमैटिक सफर को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक नॉर्मल कमर्शियल फ्लाइट, सामने एक भयानक तूफान और उसी प्लेन में पिछली सीट पर बैठा है एक खतरनाक कातिल। इमेजिन करके रोंगटे खड़े हो गए ना। क्या होगा जब प्लेन क्रैश से बचना सिर्फ एक बुरे सपने की छोटी सी शुरुआत हो? ये विश्लेषण हमें दिखाता है कि खतरा हमेशा वहां नहीं होता जहां हमें लगता है। असली डर तो तब शुरू होता है जब सेफ्टी के सारे रास्ते एकदम बंद हो जाते हैं। ओके, तो अब आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, इनटू द स्टॉर्म, यानी तूफान के बिल्कुल बीचों बीच। कहानी के शुरू में ही हमें दो बिल्कुल अलग, एकदम ऑपोजिट किरदार देखने को मिलते हैं। एक तरफ है अपने कैप्टन ब्रैड, एक बेहद जिम्मेदार, फैमिली से प्यार करने वाला पायलट जो टेक ऑफ से ठीक पहले अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर उसके पास जल्द पहुंचने का वादा करते हैं। और दूसरी तरफ टोनी, एक बेहद शातिर, मिलिट्री ट्रेन्ड इंसान जिस पर मर्डर का केस चल रहा है। इमरजेंसी के चलते इस हथकड़ी लगे मुजरिम को उसी फ्लाइट की आखिरी सीट पर बिठा दिया जाता है। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये कहानी का सबसे मजबूत बेस सेट करता है। अब जरा इस फ्लाइट के बर्बादी का एक टिकिंग क्लॉक टाइमलाइन देखते हैं। शुरुआत में टेक ऑफ बिल्कुल नॉर्मल था, सब ठीक था, पर अचानक मौसम पूरी तरह बिगड़ता है। एक आसमानी बिजली सीधे प्लेन से आकर टकराती है और बैम, पूरी पावर और रेडियो सिस्टम इंस्टेंटली खत्म। सब कुछ ब्लैंक। ब्रैड और को पायलट्स बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं और प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है। ऐसे टेरिफाइंग माहौल में ब्रैड अपनी पूरी जान लगाकर प्लेन को एक अनजान आइलैंड की सुनसान सड़क पर इमरजेंसी लैंड करवाता है। दो मौतें, हाँ, इस रैपिड डिसेंट की एक बहुत भयानक कीमत चुकानी पड़ी थी। प्लेन जब तेजी से झटके खाते हुए नीचे जा रहा था, तब टोनी के साथ आए पुलिस ऑफिसर के हाथ से फोन छूट जाता है और वो आपाधापी में सीट बेल्ट खोल देता है। उसकी मदद के लिए आई एयर होस्टेस की भी सीट बेल्ट उस वक्त खुली होती है। ग्रेविटी और स्पीड का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वो दोनों बुरी तरह छत से टकराते हैं और उनकी तुरंत मौत हो जाती है। ये इस पूरे सिचुएशन की एक इमीडिएट ब्रूटल रियलिटी थी। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द हॉस्टाइल आइलैंड, एक अनजान और दुश्मनों से भरी जगह। अब यहाँ सबसे शॉकिंग बात क्या है पता है? ये इमरजेंसी लैंडिंग की जगह कोई आम वेकेशन आइलैंड नहीं था। मैप चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि ये एक ऐसी लॉलेस जगह है जहां किसी सरकार का कोई रूल नहीं चलता। इसका सबूत ब्रैड और टोनी को जंगल की एक खाली टूटी फूटी फैक्ट्री में मिलता है। वहां मिले एक छोड़े हुए कैमरा से इस आइलैंड का सबसे काला सच सामने आता है। यहाँ एंटी गवर्नमेंट टेररिस्ट्स का कब्जा है जो फॉरेनर्स को किडनैप करके रैंसम मांगते हैं। और सबसे डरावनी बात, पैसे मिलने के बाद भी वो हॉस्टेजेस को बेरहमी से मार डालते हैं। अपने पैसेंजर्स की जान खतरे में देखकर ब्रैड बिल्कुल डेस्परेट हो जाता है। उसका इम्प्रोवाइज्ड रेस्क्यू प्लान काफ़ी सिंपल पर रिस्की था। वो फैक्ट्री में एक पुराना लैंडलाइन ठीक करता है और डायरेक्टली अपनी बेटी को कॉल लगा देता है। उसे अपनी लोकेशन एक पेपर पर लिखवाता है और एयरलाइन तक ये डिटेल्स पहुंचाने को कहता है। सोचिए, एक पिता और एक पायलट होने के नाते वो कितनी कोशिश कर रहा है। इस प्रोसेस में उसे वहां आए एक आतंकवादी से लड़कर उसे बेहोश तक करना पड़ता है। यहाँ से शुरू होता है तीसरा हिस्सा, अन अनलाइकली अलायंस, एक बिल्कुल अनोखा और अनएक्सपेक्टेड साथ। उधर प्लेन के पास रुके पैसेंजर्स को अचानक गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। उन्हें लगता है चलो शुक्र है रेस्क्यू टीम आ गई। पर उनका ये ख्वाब एक भयानक नाइटमेयर बन जाता है जब सामने से हेविली आर्म्ड आतंकवादी निकलते हैं। वो हवा में गोलियां चलाकर पैनिक मचाते हैं। जब एक औरत डर के मारे भागने की कोशिश करती है तो उसे वहीं बेरहमी से मार दिया जाता है। इसके बाद गैंग लीडर उन सब डरे हुए पैसेंजर्स को हॉस्टेज बनाकर बस में ठूंस देता है और अपने अड्डे की तरफ निकल जाता है। अब ये सब जंगल की झाड़ियों से देख रहे ब्रैड का तो खून ही खौल उठता है। वो जज्बात में आकर अकेले ही आगे बढ़कर सबको बचाना चाहता था। लेकिन सच कहूं तो यहीं पर टोनी का टैक्टिकल रिस्ट्रेंट काम आता है। टोनी फिजिकली ब्रैड को पकड़कर रोकता है। वो समझाता है कि बिना सोचे समझे हमला करना एक सुसाइड मिशन के बराबर होगा। टोनी का वो मिलिट्री बैकग्राउंड और पेशेंस यहाँ उन दोनों के सर्वाइवल के लिए लिटरली सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी। तो अब आते हैं कहानी के चौथे और सबसे थ्रिलिंग हिस्से पर, द रेस्क्यू मिशन।
आतंकवादियों के अड्डे पर पहुंचकर टोनी का तरीका बिल्कुल अलग था। एकदम साइलेंट, ब्रूटल और मिलिट्री स्टाइल स्टेल्थ। वो एक भारी हथौड़ा उठाता है और रास्ते के गार्ड्स को बिना एक भी आवाज किए मौत के घाट उतार देता है। उसके इस वायलेंट रास्ते को क्लियर करने की वजह से ही ब्रैड चाबियों तक पहुंच पाता है और अनटेरिफाइड पैसेंजर्स को चुपचाप आजाद करवाकर वापस बस में बैठने को कहता है। ये पूरा सीक्वेंस आपको सांस रोकने पर मजबूर कर देगा। लेकिन दोस्तों, अड्डे के बाहर अभी भी आर्म्ड गार्ड्स थे। वहां से चुपके से निकलना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। यहाँ ब्रैड सच में एक सेल्फलेस हीरो बनता है। वो टोनी से कहता है, मैं उनका ध्यान भटकाऊंगा, तुम बस पैसेंजर्स को यहाँ से निकालना। ब्रैड जानबूझकर लीडर के सामने चला जाता है और उन्हें बातों में उलझाता है। वो आतंकवादी उस पर हंसते हैं, उसे बुरी तरह पीटना शुरू करते हैं। लेकिन ब्रैड ये सब सहता है ताकि टोनी को वो कीमती सेकंड्स मिल जाएं और वो सबको सेफ बस में बिठा ले। और ठीक उसी वक्त जब ब्रैड को वो लीडर मारने ही वाला होता है, द कैवलरी अराइव्स, एकदम सिनेमैटिक स्टाइल में। ब्रैड की बेटी की इन्फॉर्मेशन पर एयरलाइन ओनर ने एक 5 मेंबर प्राइवेट मर्सनरी टीम हेलीकॉप्टर से भेज दी थी। ये टीम हेविली आर्म्ड थी और इनके पास रैंसम का कैशबैक भी था। उनके लैंड करते ही एक मैसिव एक्सप्लोसिव फायर फाइट शुरू हो जाती है और वो बिल्कुल एंड मोमेंट पर ब्रैड को मौत के मुंह से छीनकर वहां से निकल आते हैं। अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, और डेस्परेट एस्केप, एक आखिरी उम्मीद और बहुत सारा एक्शन। सभी लोग बस से तेजी से भागते हुए वापस अपने ग्राउंडेड प्लेन के पास आते हैं। को पायलट ने किसी तरह बेसिक पावर वापस रिस्टोर कर ली थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा नाइटमेयर शुरू होता है। क्या एक फिजिकली डैमेज्ड प्लेन एक छोटे से उजड़े हुए रनवे पर टेक ऑफ कर पाएगा जब पीछे से आतंकवादी अंधाधुंध गोलियां और रॉकेट्स बरसा रहे हों? गैंग लीडर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि फायर फाइट में उसका सगा भाई मारा गया था। जब बाहर ये भयानक गोलीबारी चल रही होती है, टोनी की बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं। वो गाड़ी में रखा एक बैग खोलता है तो उसमें रैंसम का कैश भरा मिलता है। ये टोनी का सबसे बड़ा कैरेक्टर टेस्ट था। वो चाहता तो कैश लेके भाग सकता था, अपनी आज़ादी खरीद सकता था, लेकिन नहीं। वो उस पैसों के बैग को वहीं छोड़ता है, दूसरे बैग से एमो निकालता है और सीधे पैसेंजर्स को कवर फायर देने लगता है। ये मोमेंट उस मुजरिम के अंदर छुपे एक बेहतर इंसान को दर्शाता है। उधर प्लेन स्टार्ट होकर ट्रैक पर बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ने लगता है, पर सामने रनवे पर गैंग लीडर एक बड़ा रॉकेट लॉन्चर लेकर खड़ा हो जाता है, सीधे प्लेन पर एम करते हुए। और ठीक उस नाजुक सेकंड पर टोनी एक परफेक्शनिस्ट की तरह स्नाइपर शॉट लेता है और उस लीडर को सीधा हेडशॉट मारकर वहीं ढेर कर देता है। सच में इस एक आखिरी शॉट की बदौलत ही उस प्लेन को सेफली हवा में उड़ने का वक्त मिल जाता है। प्लेन हवा में तो आ गया था, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इंजन में आग लगने के चलते उन्हें पास के एक एयरपोर्ट पर एक और रफ इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है, पर इस बार वो कंप्लीटली सेफ उतर जाते हैं। सब पैसेंजर्स जिंदा थे। ब्रैड थकान से चूर होकर प्लेन की सीढ़ियों पर बैठता है और फोन मिलाकर अपनी बेटी से ठीक वही कहता है जिसका उसने फ्लाइट से पहले वादा किया था, मैं जल्द ही घर वापस आ जाऊंगा। ये सच में एक बहुत इमोशनल रिलीफ का मोमेंट था। लेकिन रुकिए, इस एंडिंग में एक जबरदस्त आखिरी ट्विस्ट अभी बाकी था। जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा था तब आपने नोटिस किया, टोनी प्लेन में नहीं चढ़ा था। उसने उस आखिरी पल की आफातफरी का पूरा फायदा उठाया, रैंसम कैश वाला बैग उठाया और हमेशा के लिए उस अनजान जंगल में गायब हो गया। यानी उसने लोगों की जान तो बचाई ही, लेकिन साथ ही साथ अपनी आज़ादी और जिंदगी भर का खर्चा भी निकाल लिया। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे दिमाग में एक बहुत ही गहरा और थॉट प्रोवोकिंग सवाल आता है। जब रक्षा करने वाले सारे सिस्टम और कानून फेल हो जाते हैं, तो वो इंसान जो अपनी जान पर खेलकर मासूमों को बचाता है, उसे लीगली या मॉरली हम कितना बड़ा क्रिमिनल मान सकते हैं? टोनी का किरदार इसी मोरालिटी के ग्रे एरिया को हमारे सामने रखता है। आपको क्या लगता है? इस सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई और मजेदार कहानी के साथ।